अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज हम पढ़ने लगे हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में। अच्छा, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में तीन चीज़ें मैं आपको बता दूं सबसे पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में जो ऑनसेट होता है वो चाइल्डहुड में ही होता है, डेवलपमेंटल एज में होता है, ठीक है। और इसमें बच्चे जो है ना एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं करते हैं, मतलब कि उनका जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है उसमें डिफेक्ट होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चे अपनी एज के बच्चों के मुकाबले में जो बिहेवियर एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं करते हैं, ठीक है, उसमें डिफेक्ट होता है। और इसमें या तो बिहेवियर जो एक्सपेक्टेड होता है या तो वो बहुत ज़्यादा होता है या फिर वो बहुत कम होता है, ठीक है। अच्छा, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा, न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन, हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं और सॉरी जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, और डेवलपमेंट का मतलब ये है कि नशोनुमा। तो ब्रेन की नशोनुमा में या न्यूरॉन्स की नशोनुमा में जब कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसको फिर हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स को पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में आता है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी कहा जाता था, लेकिन DSM-5 TR में इसको, और DSM-5 में और DSM-5 TR में दोनों में इसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कहा जाता है। लेकिन इसका जो प्रीवियस नेम है वो साथ लिखा जाता है ताकि आपको पता हो कि इसको पहले क्या कहा जाता था, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअली जो है ना बच्चे में डिफेक्ट होता है, मतलब कि उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है ना उसमें डिफेक्ट आ जाता है। अब इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हम देख लेते हैं कि इसमें क्या चीज़ें आती हैं, किस तरह से बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जो है ना डिफेक्ट आ रहा होता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर विद ऑनसेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि इसका जो ऑनसेट है वो डेवलपमेंटल पीरियड में होगा, यानी कि ऑनसेट जो है ना वो चाइल्डहुड में ही हो जाता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स का। दैट इंक्लूड्स बोथ इंटेलेक्चुअल एंड एडाप्टिव फंक्शनिंग डिफेक्ट्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें बच्चे को एक तो इंटेलेक्चुअल डिफेक्ट आ रहा है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डिफेक्ट आ रहा है, और दूसरा एडाप्टिव फंक्शनिंग में डिफेक्ट्स आ रहा है। अब किन किन डोमेन्स में ये इन दोनों एरियाज में किन किन डोमेन्स में डिफेक्ट आ रहा है, एक तो कॉन्सेप्चुअल डोमेन में आ रहा है, एक सोशल डोमेन में, एक प्रैक्टिकल डोमेन में। यानी कि यहाँ पे जो बात की गई है वो ये है कि वो कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं, एक तो वो उसका जो ऑनसेट है वो डेवलपमेंटल पीरियड में होगा, और दूसरा उनकी जो इंटेलेक्चुअल और एडाप्टिव फंक्शनिंग है उन दोनों फंक्शनिंग में उनके जो सोशल, कॉन्सेप्चुअल और प्रैक्टिकल डोमेन्स है वहाँ पे डिफेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। होप सो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। फॉलोइंग 3 क्राइटेरियाज मस्ट बी मेट, और नीचे 3 क्राइटेरियाज दिए गए हैं, क्राइटेरिया A, क्राइटेरिया B एंड क्राइटेरिया C। तो वो कह रहे हैं कि इस चीज़ के साथ, मतलब जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है आपको, इसके साथ ये जो क्राइटेरिया नीचे दिए गए हैं ये तीनों क्राइटेरिया भी मीट करने चाहिए, फिर हम कह सकते हैं किसी भी बच्चे को कि ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का है, ठीक है। ओके, सो क्राइटेरिया एम की अगर हम बात करें तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को, कि अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग की हमने बात तो कर दी, लेकिन अब इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में आती हैं रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्लानिंग, abstract थिंकिंग, जजमेंट, एकेडमिक लर्निंग एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, confirmed by both clinical assessment and individualized standardized intelligence testing। अब इसमें जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में जो डिफेक्ट आ रहा है वो कह रहे हैं कि इन एरियाज में आएगा डिफेक्ट, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में आएगा, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं कर सकेगा, रीजनिंग नहीं कर सकेगा, प्लानिंग नहीं कर सकेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर सकेगा बच्चा, जजमेंट नहीं कर सकेगा, उसकी एकेडमिक लर्निंग में डिफेक्ट होगा, और एक्सपीरियंस से जो लर्न करने की जो एबिलिटी होती है बच्चों में वो इसमें नहीं होगी, ठीक है, उसमें डिफेक्ट होगा।
तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये आप एक तो क्लिनिकली आपने इसकी असेसमेंट करनी है, मतलब आपने क्वेश्चनिंग के थ्रू भी असेसमेंट करनी है इसकी। उसके अलावा आप कुछ टेस्ट यूज़ करते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस टेस्ट यूज़ करते हैं, जिससे आपको जो है ना हेल्प मिल जाती है डायग्नोसिस के लिए। क्राइटेरिया बी में बताया गया है डिफेक्ट्स इन एडाप्टिव फंक्शनिंग दैट रिजल्ट्स इन फेलियर टू मीट डेवलपमेंटल एंड सोशियो कल्चर स्टैंडर्ड्स फॉर पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशली रिस्पॉन्सिबिलिटी without ongoing support. The adaptive defects limit functioning in one or more activities of daily life such as communication, social participation and independent living across multiple environments such as home, work and community. अब जो एडाप्टिव फंक्शनिंग है उसमें वो कह रहे हैं कि बच्चा अपने मतलब कि उसके जो डेवलपमेंटल और सोशियो कल्चर स्टैंडर्ड जो है ना उनको मीट नहीं कर सकता। मतलब हमारी सोसाइटी के जो डेवलपमेंटल और सोशियो कल्चर स्टैंडर्ड्स हैं, मीन्स के हमारी सोसाइटी जो कहती है कि ये बच्चा इतने साल में इस तरह के मैनर्स बच्चों में होते हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे जो है ना इनसे मीट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस होती है और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। वो क्यों नहीं कर पाते हैं? वो इस वजह से क्योंकि उनकी जो विदाउट एनी सपोर्ट जो है ना वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसा कि कम्युनिकेशन है, किसी के साथ कम्युनिकेशन करनी है, सोशल पार्टिसिपेशन करनी है, या फिर इंडिपेंडेंट लिविंग, कहीं पे अकेले रहना है, मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में अकेले ही नहीं रहना पड़ जाए बच्चों को। इन बच्चों को चाहे ये अडल्ट्स भी हो जाते हैं, तो इन बच्चों को जब अकेले रहना पड़ जाता है मल्टीपल इन्वायरमेंट्स में, इंडिपेंडेंट लिविंग जो है ना वो करनी पड़ जाती है, तो ये बच्चे नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं कर सकते, सोशली तौर पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, कम्युनिकेशन नहीं कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है एडाप्टिव फंक्शनिंग में। मैं इस चीज़ को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि इसमें कहा गया है कि बच्चा डेवलपमेंटल और सोशियो कल्चर स्टैंडर्ड्स को जो कि पर्सनल इंडिपेंडेंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ज़रूरी है, उन क्राइटेरिया को, उन स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता। और बच्चे इसमें क्या होता है कि बच्चा बगैर किसी सपोर्ट के ना कम्युनिकेशन करेगा, सोशल पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं करेगा, मल्टीपल इन्वायरमेंट में हम कह सकते हैं कि स्कूल है, लाइफ है, वर्क है या फिर कम्युनिटी है। उसके बाद क्राइटेरिया सी में बताया गया ऑनसेट ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड एडाप्टिव डिफेक्ट्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड। जैसा कि ऑलरेडी मैंने बताया आप लोगों को, इसका जो ऑनसेट है वो डेवलपमेंटल पीरियड में होगा, यानी कि जब बच्चे की ब्रेन की और बच्चे की डेवलपमेंट हो रही होगी। इसको हम चाइल्डहुड में भी कह सकते हैं ऑनसेट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं इसके कुछ स्पेसिफायर। अब स्पेसिफायर में माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, प्रोफाउंड है। अब माइल्ड लेवल पे यहाँ पे कुछ जो है ना लेवल्स जो है ना सारे दिए गए हैं, वन बाय वन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूँ इनकी आईक्यू के बारे में, ठीक है। ये जो बेसिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है, जैसा कि आप लोगों को पता है, तो ये आईक्यू से ही रिलेट कर रहा है बेसिकली। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों की जो आईक्यू होती है ना वो लेस देन 70 होती है, ठीक है, या मिनिमम 70 भी हम कह सकते हैं इसको। तो माइल्ड लेवल पे अगर हम देखें तो माइल्ड लेवल पे आईक्यू जो है ना वो 55 to 70 के दरमियान होगी, और मॉडरेट लेवल पे आईक्यू जो है ना वो 35 to 70 के दरमियान होगी। सीवियर लेवल पे आईक्यू 25 to 70 के दरमियान होगी, और प्रोफाउंड लेवल पे 15 to 70 के दरमियान होगी आईक्यू, ठीक है। ये आप लोग नोट भी कर सकते हैं, ओके। अब माइल्ड लेवल पे जो है ना बच्चे की कॉन्सेप्चुअल डोमेन, सोशल डोमेन और प्रैक्टिकल डोमेन में कितनी डिस्टर्बेंस आती है, बेसिकली हमने ये देखना है
ये इसकी सिवियरिटी लेवल्स हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा जो है ना IQ कम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा बच्चे को सपोर्ट रिक्वायर्ड होगी अपनी फंक्शनिंग को प्रॉपरली करने के लिए, ठीक है। अब कॉन्सेप्चुअल डोमेन में बेसिकली जो चीज़ आती है वो आती है बच्चे की एकेडमिक लर्निंग, ठीक है। और सोशल डोमेन में क्या आती है, उसका पेयर ग्रुप आ जाता है, मतलब सोशल कम्युनिकेशन भी हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाती है प्रैक्टिकल डोमेन। प्रैक्टिकल डोमेन में बच्चे की सेल्फ केयर आ जाती है, वो चीज़ों को किस तरह से ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसे चीज़ों के बारे में कितना पता है, मतलब उसने खाना खाना है या फिर उसने अपनी केयर करनी है, उससे पानी पीना है, मतलब इन चीज़ों के बारे में ये प्रैक्टिकल डोमेन है ना, मतलब प्रैक्टिकली चीज़ें करनी है इसमें बच्चे ने। तो इसमें जो है ना बच्चे की माइंड लेवल पे कितनी सपोर्ट चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल डोमेन में आती हैं, ठीक है। तो माइल्ड लेवल पे क्योंकि मैंने बताया कि IQ 55 to 70 के दरमियान होती है, तो इसमें बच्चे को सिर्फ प्रॉम्प्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसमें बच्चा प्रॉम्प्ट के साथ अपनी फंक्शनिंग को ठीक तरीके से कर सकता है तीनों डोमेन्स में, यानी कि कॉन्सेप्चुअल डोमेन्स में अपनी एकेडमिक लर्निंग को भी अच्छे से कर सकता है, लेकिन सिर्फ उसे प्रॉम्प्ट रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले आप बच्चे को प्रॉम्प्ट देंगे और प्रॉम्प्ट से बच्चा उस चीज को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कॉन्सेप्चुअल डोमेन। कॉन्सेप्चुअल डोमेन में भी इसी तरह से आप प्रॉम्प्ट देंगे बच्चे को, उसी तरह से बच्चा अपने पीयर ग्रुप्स के साथ अपनी मतलब सोशल सर्कल में कम्युनिकेट करेगा या सोशल होगा बच्चा। प्रैक्टिकल डोमेन में मतलब जितना भी प्रैक्टिकल काम होगा बच्चे जो भी करते हैं, मतलब कि पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, घर की कोई भी चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज है, उन्हें पता है कि हमने ये काम कैसे करना है, तो ये प्रैक्टिकल डोमेन की मैंने बताया कि ये चीज़ें आती हैं। लेकिन माइल्ड लेवल पे क्या होता है कि बच्चे को आप प्रॉम्प्ट देते हैं कि ऐसे बच्चे ने ऐसे आपने ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो उस प्रॉम्प्ट के थ्रू बच्चा वो चीज़ें कर लेता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मॉडरेट लेवल। अब मॉडरेट लेवल में क्या होता है कि मॉडरेट लेवल में कॉन्सेप्चुअल डोमेन में, सोशल डोमेन में और प्रैक्टिकल डोमेन में, तीनों डोमेन्स में बच्चे को सिर्फ प्रॉम्प्ट नहीं रिक्वायर्ड होती, उसको प्रॉम्प्ट के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत जो है ना सपोर्ट भी देनी पड़ती है, मतलब थोड़ा बहुत बताना भी पड़ता है, ठीक है। लिटिल बिट, बहुत ज़्यादा नहीं, आपने प्रॉम्प्ट देनी है सिंपल, और प्रॉम्प्ट के साथ लिटिल बिट आपने उसको गाइड करना है, उसको परफॉर्म करके दिखा दें या फिर किसी तरीके से आप उसे बता दें कि ये इस तरह से आपने परफॉर्म करना है। तो इसमें मॉडरेट लेवल पे इतनी मतलब कि एज़ कम्पेयर टू माइल्ड थोड़ी ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है, मतलब प्रॉम्प्ट से सिर्फ काम नहीं चलेगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्फीयर लेवल। स्फीयर लेवल पे क्या होता है कि स्फीयर लेवल पे क्योंकि IQ बहुत कम होता है, मैंने बताया कि यहाँ पे जो IQ होता है वो 25 टू मिनिमम 25 to 70 के दरमियान होता है। तो इसमें बच्चे को कॉन्सेप्चुअल डोमेन में एंड सोशल डोमेन में और प्रैक्टिकल डोमेन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मतलब कि इवन कि अगर बच्चे को आप सपोर्ट नहीं देंगे तो बच्चा वो काम या वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो इसलिए बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू मॉडरेट लेवल। अब अगर हम बात करें प्रोफाउंड लेवल की, तो प्रोफाउंड लेवल पे बच्चे की IQ बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इसमें बच्चे को जब तक एक स्पेसिफिक पर्सन बच्चे के पास नहीं होगा तो बच्चा कोई भी काम जो है ना वो नहीं कर सकेगा। इवन कि कोई भी काम, मतलब स्पून उठाना या मतलब ये छोटे से छोटा काम भी बच्चा खुद से परफॉर्म नहीं कर सकेगा अपनी तीनों डोमेन्स में से किसी में भी, ठीक है। तो कोई स्पेसिफिकली केयर गिवर की ज़रूरत होती है कि केयर गिवर हर टाइम बच्चे के पास मौजूद होनी चाहिए, तभी बच्चा जो है ना वो बच्चे से काम करवाएगी, ठीक है। पहले तो बच्चे की प्रैक्टिस होगी, उसकी बिहेवियरल मैनेजमेंट होगी, तो उसमें जो है ना वो पहले उस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो जब तक बच्चे को एक स्पेसिफिक पर्सन बच्चे के साथ
हर टाइम पे मौजूद नहीं होगा तो बच्चा ये सारी चीज़ें इन सारी डोमेन्स में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये इनके लेवल्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे आते हैं वो ये नहीं है कि उनमें भी स्पेसिफायर्स होते हैं। कुछ हमारे पास माइल्ड लेवल पे आते हैं, कुछ मॉडरेट लेवल पे आते हैं, कुछ स्वेयर पे आते हैं और कुछ प्रोफाउंड लेवल पे आते हैं कि जिन्हें केयर गिवर चाहिए होती है, मतलब केयर गिवर हर टाइम उनके पास मौजूद हो। ठीक है, होप सो ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेज डिसऑर्डर। लैंग्वेज डिसऑर्डर में क्या होता है कि लैंग्वेज, बच्चे को कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज है ना वो बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसकी वोकैब यहाँ पे जो है ना वोकैब रिड्यूस हो रही है, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो लिमिटेड हो रहा है। सो इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं। परसिस्टेंट डिफिकल्टीज इन एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस मोडेलिटीज, जैसा कि स्पोकन है, रिटन है, साइन लैंग्वेज है और अदर। मतलब कि इवन के ये बच्चे साइन लैंग्वेज को भी नहीं अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रिटन लैंग्वेज को भी इनको अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है और स्पोकन लैंग्वेज में भी इन बच्चों को अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम आ रही होती है ड्यू टू डिफेक्ट्स इन कंप्रीहेंशन और प्रोडक्शन दैट इंक्लूड द फॉलोइंग। अब वो कह रहे हैं कि क्यों होती है, यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट बताया है कि इन वजह से होती है। एक तो उनकी वोकैबुलरी रिड्यूस होती है। ठीक है, वर्ड का नॉलेज और उनको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे करना है, एक तो ये इन्हें नहीं पता होता। दूसरा, इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना वो लिमिटेड होता है। ठीक है, एबिलिटी टू पुट वर्ड्स एंड वर्ड्स एंडिंग टुगेदर टू फॉर्म सेंटेंसेस बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ ग्रामर एंड मॉर्फोलॉजी, यानी कि उन्हें ग्रामर के रूल्स के बारे में नहीं पता कि सेंटेंस में वर्ड्स के साथ वर्ड्स को कैसे इंगेज करना है और फिर उनसे एक सेंटेंस कैसे बनाना है, अपने मैसेज को या फिर अपनी बात को कैसे कन्वे करना है। ठीक है, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर के इन्हें नहीं पता होता, ये चीज़ लिमिटेड होती है। ठीक है, ये नहीं है कि इन्हें जो है ना आती ही नहीं है, लिमिटेड है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वोकैबुलरी रिड्यूस्ड है तो यहाँ पे रिड्यूस्ड का वर्ड यूज़ किया गया है और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना इनका मतलब कम सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पे लिमिटेड यूज़ किया गया है। नंबर 3 पे impairments in discourse, ability to use vocabulary and connect sentence to explain or describe a topic or series of event or have a conversation। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अब इन्होंने किसी के साथ कन्वर्सेशन करनी है तो इनको जो है ना कन्वर्सेशन समझ नहीं आएगी कि ये किस तरह से अपनी बात बनाएं, एक सेंटेंस प्रॉपर बनाएं और फिर अपने उस बात को दूसरे पर्सन को कन्वे करें। Language disabilities are substantially and qualifiably below those expected for age, resulting in functional limitations in effective communication, social participation। Obviously जब बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगी तो कम्युनिकेशन तो उसकी इफेक्टिव नहीं होगी और सोशल पार्टिसिपेशन में भी उसको प्रॉब्लम होगी, तो ये चीज़ उनकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी। एकेडमिक अचीवमेंट जो है ना उसमें लिमिटेशंस आ जाएंगी, उसकी ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस में जो है ना लिमिटेशन आ जाएंगी, इंडिविजुअली और इन एनी कम्बिनेशन। मतलब कि या फिर वो अकेले ही ये चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं या किसी के साथ कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो कम हो जाएंगी, बच्चे की लिमिट हो जाएगी। क्राइटेरिया सी में बताया गया ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। डेवलपमेंटल पीरियड में, अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड में इसका ऑनसेट होना चाहिए। Difficulties are not attributable to hearing or other sensory impairment, motor dysfunction and other medical condition। अच्छा, इसमें बताया गया कि ये जो भी प्रॉब्लम ऊपर बताई गई हैं, जितने भी सिम्टम्स बताए गए हैं, इनमें ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को कोई हेयरिंग प्रॉब्लम है, कोई सेंसरी इम्पेयरमेंट है या कोई मोटर डिसफंक्शन है या फिर कोई और मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल इशू है जिसकी वजह से बच्चे को ये इशू आ रहा है। ठीक है, अगर तो कोई और प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको लैंग्वेज डिसऑर्डर में नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है,
तो उसको फिर हम जो है ना किसी और डिसऑर्डर में इंक्लूड कर देंगे, या किसी और ड्यू टू मतलब किसी और प्रॉब्लम की वजह से, अगर मेडिकल कंडीशन की वजह से है तो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो इस तरह से होगा इसका डायग्नोसिस। होप सो आप लोगों को ये समझ आ गया होगा लैंग्वेज डिसऑर्डर के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। जब भी आप लोग कोई जो है ना कोई भी डिसऑर्डर पढ़ते हैं तो आप लोग खुद भी उसको एक दफ़ा रीड कर लिया करें। इससे एक तो आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उस डिसऑर्डर को लेकर ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।